अदब नाज़रीन, मैं हूं सनम एजाज। रात के 7:30 बज चुके हैं। प्रोग्राम है मुद्दा, और मुद्दा चूंकि जम्मू कश्मीर का आज का मुद्दा तारीख में ज़रूर लिखा जाएगा। चिले कलान मुबारक हो। आज चिले कलान की पहली रात शुरू होने जा रही है और इस चिले कलान ने अब की बार अपने तेवर पहले ही दिखा दिए हैं। कल रात का -6 के आसपास का दर्जा रात, कहीं 9 कहीं 10 माइनस मनफी, और फिर उसके बाद ये इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे होता है क्या, या यूँ कहीं इब्तिदाई चिले कलान है। तो आने वाले दिनों में ये चिले कलान कितना कलान होगा, कितना नरम होगा, ये अंदाज़ा आज ही आपको हो गया होगा। आज सुबह 10 बजे क्या 12 बजे 1 बजे तक भी नलों से पानी नहीं आ रहा था, नल जम चुके थे। आज सुबह मुँह धोने के लिए भी पानी नहीं था। गर्म पानी की तो बात नहीं है, लेकिन चिले कलान के साथ साथ मुसीबतों का मारा जम्मू कश्मीर और भी मामलात में है। एक मुसीबत चिले कलान की, इसका मुकाबला हम कर ही जाते, लेकिन दूसरी बड़ी मुसीबत जो है वो आए रोज़ हमारे यहाँ मंशियात का मामला है। ये सोपोर की आपकी तस्वीर दिखाते हैं। ये इस साल या अब तक जो सोपोर में पुलिस ने, इंतज़ामिया ने जो मंशियात पकड़ी हैं, इन्हें आज नेस्त नाबूद किया जा रहा था, यानी जो स्टॉक था उन्हें आज डिस्ट्रॉय किया गया। और इस मंशियात के हवाले से हम बताएं आपको 1 करोड़ के आसपास की आज की मंशियात। 1 करोड़ की मंशियात ज़्यादा कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि इनकी बाज़ार में जो कीमत है उसको देख कर बताया था कि 1 किलो भी 1 करोड़ का हो जाता है। तो ये वो मंशियात हैं जो जम्मू कश्मीर में वबा की सूरत अख्तियार कर चुकी हैं। लेकिन इस सोपोर में मंशियात तबाह की गई। हंदवाड़ा में मंशियात फरोश को पकड़ा गया। श्रीनगर के मलखा में 2 ड्रगिस्ट को पकड़ा गया। सोपोर, श्रीनगर, बारामूला, कुपवाड़ा, नॉर्थ, साउथ, हर तरफ से खबरें यही आती हैं कि मंशियात फरोश। और शहर में या यूं कहें वादी कश्मीर में अब 2 लोग बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं, कुत्ते और मंशियात फरोश। और ये दोनों जो चीज़ें हैं हर कौम के लिए, हर शख्स के लिए, हर फर्द के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। इन मंशियात फरोशों को रोकने के लिए सरकारी इक़दाम तो सही, लेकिन पिछले 3 सालों से बड़े पैमाने पे जो कार्रवाइयाँ हो रही है, उसके बाद भी आखिर क्या वजूहात है हमारे ये मंशियात फरोश अब भी हमारे माशरे में। 3 सालों में अगर हम इन मंशियात फरोशों पर, इन मंशियात के आदी लोगों पर, या मंशियात के जो मुनाफा हो रहे हैं, इन पर जो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, इन पर रोक लगाने में कामयाब अगर हम नहीं हो रहे, तो फिर हमें अपना सर जो है शर्म से चुल्लू भर पानी में दे के डूब मरना चाहिए। 3 साल में अगर हम इस वबा को ख़त्म नहीं कर सके, या तो हमारे माशरे का हर फर्द जो है वो इसमें मुब्तला है, या हर फर्द अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहा है। और यही हमारा आज का मुद्दा। मेरे पैनल पे आज ना सियासतदान रहेगा, ना सिविल सोसाइटी वाला रहेगा, ना कोई और, ना एरा गैरा, ना थू खैरा। आज मेरे प्रोग्राम में मेरे ग्राउंड पे रहने वाले साथी रहेंगे जो लगातार इन चीज़ों से हमें अपडेट करते हैं और लगातार लोगों से बात करते हैं, समझने की कोशिश की। आज मैंने उनको असाइन कर रखा था कि समझिए, लोगों से पूछिए, बताइए कि आखिर 3 साल जो एक मुहिम हमने शुरू कर रखी है, ये कामयाब क्यों नहीं हुई है। मैं इसको कामयाब नहीं कहूँ। अगर कुछ लोग दावा करते हैं कि जी हमने बड़े हद तक कामयाब हो चुके हैं, लेकिन मैं इसको कामयाबी की तरफ बिल्कुल नहीं मानता हूँ, क्योंकि आए रोज़ जब पकड़े जाते हैं तो फिर ये आए रोज़ इतनी बला, इतनी वबा है हमारे दिन में कि आए रोज़ 3-3, 4-4, 5-5 पकड़े जाते हैं। और जब अगर 5 हर दिन पकड़े जाते तो 365 दिनों में 1000 तो साल का हो गया। तो हमारे यहाँ 3 सालों में 3000 मंशियात फरोशों को अगर हमने पकड़ा है, तो हमारे यहाँ मंशियात फरोश कितने हैं, ये बहुत बड़ी वबा है, यही मानना है। और आज के मेरे साथी जो है, मेरे पूरे जिन पे जिम्मेदारी थी, वो मुदस्सिर रहमान हैं। ये खित्ते पीर पंचाल से लेकर जम्मू पे नज़र रखे हुए हैं। तारिक रहीम जो है मेरे साथी हैं हंदवाड़ा से, और ये मुझे नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले पे नज़र रखे हुए थे। कुपवाड़ा को कहा जा सकता है कि पैराडाइज टू मंशियात भी कहा जाता है। और सोपोर, छोटा लंदन सोपोर, और छोटा लंदन सोपोर में अब अगर कुछ है तो सेब, रब, 1.5 रुपए तो नहीं, अब मंशियात की वबा है। और पिछले साल हमने एक रोंगटे खड़ा कर देने वाला इंकशाफ सोपोर से देखा था, जब हमें मालूम हुआ कि 11 साल का बच्चा भी वहाँ मंशियात में मुब्तला हो चुका है। तो आज का यही मुद्दा, और इसी मुद्दे पे तीनों मेरे साथी, बहुत शुक्रिया मेरे साथियों। और शेरों, मंशियात से लड़ने के लिए आप शेर हैं, आपको लड़ना है। सबसे पहले तारिक से नहीं बल्कि मुदस्सिर से। मुदस्सिर, आप अक्सर गुस्सा करते हैं इंतज़ामिया पे, आप लोगों पे गुस्सा करते हैं जब भी मेरे साथ डिस्कस करते हो, और आप जिम्मेदार ठहराते हो लोगों को। आज ज़रा बताइए जिम्मेदार कौन है, क्यों हम में से रुकावट नहीं है। आज ऑन स्क्रीन आप हमारे साथियों को, हमारे सुनने वालों को बता दीजिएगा, मंशियात 3 सालों में हम क्यों नहीं कंट्रोल कर सके। दिल की बात बताइएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया सनम जी की जिस तरीके से हमने ये प्रोग्राम आज मुद्दा हम रोज करते हैं, लेकिन आज आपने जो ग्राउंड रिपोर्टर्स अपने साथ इस प्रोग्राम में लाए हैं ये बहुत अच्छी बात है और लोगों तक हम चाहेंगे कि सही बात क्या है और साथ ही साथ जो इंतजामिया में बैठे अफसरान हैं जो इन चीज़ों का दावा करते हैं कि उन्होंने तीर मारे हैं इस मैदान से और इन फरोशों जो मंशियात फरोश हैं, ड्रग डीलर्स हैं, ड्रग स्मगलर्स हैं, उनको पकड़ने में उनको बहुत हद तक कामयाबी मिली है। तो उस पर हम बात करेंगे आज क्योंकि हमारे पास टाइम है। मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊंगा कि क्या इसमें सोसाइटी ने वो रोल निभाया है। आपसे मैं एक सवाल पहले करूंगा, सवाल तो आपने किया है लेकिन मैं समाज से सवाल करूंगा कि सनम एजाज जी ने कितने वॉइस टीवी के जरिए ये प्रोग्राम किए हैं कि हमारे जो सोसाइटी के अंदर जो ये ड्रग की बीमारी है इसको दूर किया जाए, क्योंकि ये हमदर्दी है। लेकिन जब हम बाहर अवेयरनेस की बात करते हैं, हजारों प्रोग्राम हमने अवेयरनेस के जो है वो कंडक्ट किए हैं, लेकिन ये एक तमाशा है। इसको लोग जो है एक फेस्टिवल की तरह समझते हैं, ये कोई दिन आ गया है, बड़ा दिन आ गया है, हमने इसको देखा, हमने मनाया, हमने फोटो शूट किया, हमने अपने अफसरों को खुश किया जो इस सोसाइटी में या जो इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने में जो बड़ी टीमें आती हैं, बड़े अफसरान आते हैं, उनको खुश करने के लिए है। लेकिन इसके बरक्स जो तस्वीर है वो डिफरेंट देखने को मिलती है। हमने एक सर्वे देखा आज, जो सरकारी सर्वे आया है रिकॉर्ड में, हमारे पास 23% जो नौजवान जो पढ़ा लिख जो स्कूल कॉलेजों में है वो अब ड्रग्स ले रहा है। आप मुझे एक चीज बताइए, आपने कहा कि आप गुस्सा करते हैं। मैं गुस्सा क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरी सोसाइटी है, मेरा नौजवान है, मेरी बेटी है, मेरी बहन है, मेरी माँ है, मेरा बाप है इस सोसाइटी में जो रह रहा है, जो इस वक्त इस ड्रग का शिकार हो रहा है। कौन नहीं है? आपने कहा कुत्ते ज्यादा और ड्रग्स की जो बीमारी ज्यादा हो। मुदस्सिर, आप मुझे अक्सर कहते हो जी सरकार नाकाम है, हमारी सिविल सोसाइटी नाकाम है, हम इसलिए कामयाब नहीं हो रहे, हमारी जो सिविल सोसाइटी है, हमारे जो लोग हैं, हमारी जो निशानदेही नहीं की जाती, हम इसलिए कमजोर हैं। गुस्सा करते रहते हैं। आपका उम्र आपकी यही है, गुस्से वाली है। जब और मामला जब ऐसा हो तो जुनून आ जाता है, हम उस पर मुझे कोई एतराज नहीं रहता है। लेकिन आज हमारे नाज़रीन को बताइए, क्या हमारी सोसाइटी फेल सोसाइटी है? जी बिल्कुल, 100% हमारी सोसाइटी खुद इस चीज की जिम्मेदार है, क्योंकि हमारी नजरें जो है अपने बच्चों पर नहीं है। माँ बाप जो है अपने कारोबार में मसरूफ है, बेटा जो है अपनी ही जिंदगी में मसरूफ है। आज वालिदैन जो है अपने बच्चे को पूछता नहीं है कि वो कब आया, कहाँ से आया, कितने बजे आया, उसकी सोहबत किसके साथ है, उसका उठना बैठना किसके साथ है, वो सोसाइटी में किसके साथ उठता बैठता है। अगर हम ये गांव में, हम ये गली नुक्कड़ में, हम ये कोचे में, हम ये इलाके में ये सुनते हैं कि फलानी का बेटा है, लेकिन हम उसे वहीं तक महदूद रखते हैं। हम ये कहते हैं मुझे बात करने की जरूरत है, मैं रोकना चाहूंगा, आपका बेटा है, लेकिन ये बात जो है उस तक भी पहुंच पाती है। मुदस्सिर, बिल्कुल मुदस्सिर, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं। सर एक बात है जी, सर एक बात है, आपको भी याद होगा कि हमारी जो घर में माएँ हैं वो अपने बच्चे को सुबह 7 बजे उठाती थी, उसको दरगाह भेजती थी कुरान पढ़ने के लिए, उसको भेजा जाता था स्कूल, आप सवेरे उठिए। आज हमारा नौजवान 12 बजे उठता है बिस्तरे से और माँ बाप ही कहते हैं रात भर थका हुआ है। चलिए जरा रुकिएगा मुदस्सिर, जरा रुकिएगा मुदस्सिर, जरा रुकिएगा। वो आपने सोहबत की बात की तो मेरे यहाँ बचपन में पढ़ाया गया था, सोहबत सालिया कुनत सालिया शब्द फारसी का है कि अगर आपकी सोहबत अच्छी होगी तो आप अच्छी तरबियत उसे पाओगे, अगर सोहबत आपकी बुरी है तो बुरा ही पाओगे। तो आपका जो आपने सोहबत, मेरे शायद बहुत से आज के अंग्रेजी पढ़े लिखे बच्चे ना जानते हो, सोहबत यानी आपका हमजोली कौन है, आपका दोस्त कौन है, उसको सोहबत कहते हैं। उसके साथ जो रिलेशन होती है, फ्रेंडशिप जिसको अंग्रेजी में कहेंगे, शायद डायरेक्ट उसका मतलब फ्रेंडशिप नहीं है, लेकिन अगर इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें तो ये फ्रेंडशिप होती है। सोहबत वही है कि आपका दोस्तों का माहौल कैसा है। लेकिन तारिक रहीम नॉर्थ से मेरे साथ, और नॉर्थ में मैं आपको इस टेलीविजन पर बराह रास्त बताता चलूँ कि नॉर्थ में मंशियात का आलम बहुत सबसे ज़्यादा है। मेरे गांव का मंशियात फरोश वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठा रहता है। उस मंशियात फरोश को एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद पहले नॉर्कोटिक्स में दिल्ली की 3 साल जेल में रखा, कठुआ की जेल में रहा। मंशियात की एक बड़ी खपत उसे पकड़ी गई, बाद में हमारे कानून में लूप होल्स का इस्तेमाल लेते हुए वो आ गया। करीबन 60 किलो का उसके पास मंशियात पकड़ी गई थी, लेकिन आज वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठा रहता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। आज वो वहाँ के, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, दबदबा उसका चलता है वहां पे। मैं ऑन टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन ये दावा करता हूं, बयान करता हूं कि मंशियात फरोश जो है उसकी गाड़ी में वहां के ओहदेदार सफर करते हैं,
ان کے پاس جب گاڑی نہیں ہوتی ہے تو وہ علاقے کے افسران کہتے ہیں کہ فائز صاحب آئیے ذرا ہمیں وہاں پہ جانا ہے، اور اس پہ روک نہیں لگائی جا رہی ہے. میں نے سابقہ ڈی جی پی کو اس حوالے سے ایک نوٹ بھی لکھا تھا، جو سوین صاحب تھے، انہوں نے مجھے اس کا جواب آج بھی میرے پاس موجود ہے کہ آئی ول سی ان دی میٹر، لیکن وہ پھر ٹرانسفر ہو گئے. نئے ڈی جی صاحب ہیں، شاید ان تک وہ بات میں نے پہنچانے کی کوشش کروں گا. لیکن یہ نارتھ میں منشیات کتنی خطرناک ہے. دعوے تو انتظامیہ کرتی ہے، لیکن ان انتظامیہ کے دعووں کے باوجود کنٹرول نارتھ میں کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ جی سنم، میں بتانا چاہوں گا کہ جیسے مدثر صاحب بات کر رہے تھے کہ میں یہ کہوں گا ون شوڈ ناٹ بی پیسمسٹک، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو منشیات سے لڑنے کے لیے ہماری کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے. یہ نہ صرف پولیس کی اس میں ذمہ داری عائد ہوتی ہے، پولیس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک من حیث القوم ہمیں اس چیز کا تدارک کرنے کی اشد ضرورت ہے. اور انہوں نے صحیح فرمایا کہ پیرنٹس کا بڑا رول اس میں رہتا ہے کہ اگر ایک بچہ گھر پہنچتا ہے، یہ جنرل نریٹو ہے مدثر، مجھے نریٹو میں نہیں، پوائنٹ پہ آئیے گا. نارتھ میں منشیات بہت زیادہ ہیں، گیٹ وے آف منشیات بھی نارتھ کو کہا جاتا ہے، کپواڑا کہا جاتا ہے، وہاں سے آتی ہیں. یہ کچھ چیزیں آئیڈینٹیفائڈ ہیں، جیسے میرا علاقہ کپواڑا کا لولاب ہے، ٹنگڈار ہے، یہاں سنبل سوناواری کا علاقہ ہے، یہاں سوپور کا علاقہ، یہ ہاٹ بیڈز ہیں. یہاں پہ یہ جو کھنا بل کے آئے ادھر کا وہ جو گلون ولون وغیرہ کے گاؤں وغیرہ، یہ ہاٹ بیڈ سے. تو ان ہاٹ بیڈس میں سرکار جو ہے، مطلب ایڈمنسٹریشن جو ہے، پراپرٹی سیز کرتی ہے، روز کے پکڑے جاتے ہیں، پھر بھی یہ منشیات فروش ہیں. کیا آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے ہیں گاؤں کے لوگ؟ جی سنم، میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی حال ہی میں 2 دن پہلے اگر ہم کرنا کی بات کریں تو امروہی کرنا میں قریباً 3 kg سے اوپر جو نارکوٹکس ہے وہ ضبط کیا گیا. اور اگر ہم رواں سال کی بات کریں، رواں سال میں قریباً 20 کروڑ سے زائد جو منشیات ہیں وہ ڈفرینٹ علاقوں سے ضبط کی گئی ہیں. اور اس میں کرنا میں بہت بڑی کھیپ جو ہے وہ ضبط کی گئی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ یہ جو اٹیچمنٹس ہو رہی ہے پراپرٹیز کی، میں یہ پرسنلی سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک اچھا خاصا اثر پڑ رہا ہے سوسائٹی میں، کیونکہ جب آپ اٹیچ کرتے ہو ریزیڈینشل پراپرٹیز، اگر ہم ڈسٹرکٹ کپوارہ کی بات کریں، اس سال قریباً 5 جو ریزیڈینشل پراپرٹیز ہیں وہ ان کو اٹیچ کیا گیا ہے. اور اس کا ایک اچھا خاصا اثر دیکھنے کو ملتا ہے سوسائٹی میں، کیونکہ آپ یہ جو ایک بندہ ہوتا ہے، جب اس کی پراپرٹی سیز ہوتی ہے، جب اس کی جو گاڑی جس میں یہ ہوتا ہے، جیسے انہوں نے کہا تھا کہ ایک بندہ جو ہے اس کے پاس کریٹا گاڑی ہے یا دوسری بڑی گاڑیاں ہوتی ہے، تو یہ جب ابھی اگر ہندوارہ کی بات کریں، ہندوارہ میں ایک ڈرگ پلر کو پکڑا گیا اور اس کی جو گاڑی ہے اس کو بھی ضبط کیا گیا. تو یہ اس چیز کا کہیں نہ کہیں ہمیں اثر دیکھنے کو ملتا ہے. لیکن میں ساتھ ساتھ یہ کہوں گا کہ ایک تو پولیس اگرچہ 2 سال یا 3 سال پہلے اتنی سخت کارروائی نہیں انجام دی جاتی تھی، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اچھی خاصی کارروائی ہمیں گراؤنڈ پہ دیکھنے کو ملتی ہے، اور اس کا اچھا خاصا اثر بھی مطلب دیکھنے کو ملتا ہے. اگر ہم ڈفرینٹ علاقوں کی بات کریں، میں نے آپ کو بتایا کہ قریباً 14 افراد جو ہیں کپوارہ کی، اگر ہم بات کریں کپوارہ میں 14 افراد کے خلاف NDPS ایکٹ کے تحت ان کو PSC لگایا گیا. اور اگر ہم دیگر کیسز کی بات کریں تو 103 افراد کو اس سال جو ہے ابھی تک ان کو حراست میں لیا گیا ہے، ان کو اریسٹ کیا گیا ہے، جو منشیات کے دھندے میں ملوث پائے جاتے تھے. تو میں یہ کہوں گا کہ پولیس بھی تبھی ایکشن کرے گی جب ان تک کوئی یہ میں آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پہ کچھ میسیج بھی آ رہی ہیں، کمنٹس بھی آ رہی ہیں، وہ بھی میں اپنے ناظرین تک پہنچاتا چلوں. ابھی میں نے بتایا کہ میرے علاقے کا لڑکا جو ہے وہ مجھے میسیج آ رہی ہے کہ آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، اس کے کنیکشن اوپر تک ہیں، وہ سیاست میں الیکشن بھی اس نے لڑا ہے، اس لیے آپ کی طاقت نہیں آپ اس کا کچھ کر سکیں. یہ سوشل میڈیا پہ کمنٹس آ رہے ہیں. ہماری ایڈمنسٹریشن اس کے کنیکشنز ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے. میں ایڈمنسٹریشن سے ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیے یہ کیا ہے، لوگوں کی جب کہتے یہ اس کی پہلے پراپرٹی ایسس کیجیے گا. یہاں پہ بتا رہے ہیں اس کی پراپرٹی ایسس کیجیے گا. سری نگر کے بمنا میں، سری نگر کے حیدر پورہ میں، سری نگر کے ایک معمولی سا آدمی اس وقت ارب پتی بنا ہوا ہے. یہ کمنٹس مجھے واٹس ایپ پہ، یہ جو سوشل میڈیا کے ہماری جو پلیٹ فارم سے میسیج آ رہی ہیں، یہ ایک آدمی کی بات ہے، میرے علاقے کا ہے، جانتے ہیں سب، اور دنیا کو جو معلوم ہے یہ منشیات فروش ہے، لیکن کارروائی نہیں ہو رہی ہے. تو کیا یہ پرٹیکولر کارروائیاں جہاں پہ نہیں ہو رہی، کچھ بڑے لوگوں کے خلاف جو بڑے منشیات کے ڈیلر ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی ہے، کیا یہ وہ وجہ بھی ہے؟ سوپور سے ندیم بھی ہے، ندیم سے بھی جاننا چاہوں گا کیا سوپور میں جو منشیات کا عالم ہے، ندیم ابھی جس طرح میں سوشل میڈیا پہ ہمارے جو کمنٹس وغیرہ یا میسیج آ رہی ہیں ان کو میں دیکھ رہا ہوں،
क्या सोपोर में भी यही आलम है कि मंशियात फरोश आए रोज पकड़े जाते हैं लेकिन फिर भी बंद नहीं हो रही है ये मंशियात? सर मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस हिसाब से अगर हम देखें 2 साल पहले की अगर हम बात करें, पूरे अगर हम बारामूला की बात करें, बारामूला हो सोपोर हो, तो यहाँ पर जो है ड्रग्स का कारोबार जो है वो अरूज पे था। लेकिन पुलिस ने जो है मुहिम छेड़ी और उसके बाद इस पे नकेल कसी गई। कहीं ना कहीं जो अगर हम उड़ी इलाके की बात करें या जो कुपवारा है या हंदवारा इलाके की बात करें, तो वहां पर, या सोपोर, मेन सोपोर की बात करें, यहाँ पर भी कुछ ऐसी मछलियां थी जो कि मार्केट में ये ड्रग्स जो है बेझिझक बेच रहे थे और लड़कों को जो है वो खराब कर रहे थे, उनसे अच्छा खासा मुनाफा, अच्छा खासा पैसा जो है वो कमाते थे। लेकिन उसके बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने जब कार्रवाई स्टार्ट की और उसके बाद जब इनको पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत इनको बुक किया गया। पहले तो ये होता था 2 दिन 3 दिन के लिए जो है इन मंशियात फरोश को जो है गिरफ्तार किया जाता था और उसके बाद जो है इनको कोर्ट से बेल मिल जाती थी और उसके बाद जो है ये छूट जाते थे। लेकिन उसके बाद जब पुलिस ने शिकंजा कसा इनके ऊपर, तो पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत जब इनको 2 साल या 3 साल की जब जेल होना स्टार्ट हुई, कहीं ना कहीं जो है इस पे अब काफी ज्यादा गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। अगर हम खासकर बारामूला हो या सोपोर के इलाके की बात करें, क्योंकि सोपोर में पिछले साल भी प्रॉपर्टी अटैच की गई। बांडी, अगर हम बटपोरा इलाके की बात करें, बटपोरा में एक लड़की जो मोस्ट वांटेड जो ड्रग स्मगलर थी, लगभग 4 साल तक वो जो है एब्सकॉन्डिंग रही और उसके बाद सोपोर पुलिस ने काम किया। सोपोर पुलिस ने जो शिकंजा कसा, उसके बाद उसको और उसके साथ साथ जो उसका जो बॉयफ्रेंड था उसको पकड़ा और उसके बाद जो उनसे जो बरामद किया गया जो ड्रग्स है उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया। नहीं, हम सवाल हम ये पकड़ने की, हम कहते हैं रोज पकड़ते हैं लेकिन हम कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि आज भी देखिए, आज भी मंशियात, मैं ऐड करना चाहूंगा कि देखिए, ये जो हम एनडीपीएस एक्ट के तहत जो भी रिपीटेड ऑफेंडर्स होते हैं उनके खिलाफ ये जो है बाद अगर इनको 3 से 4 मरतबा इनको पकड़ा जाता है तब जाके इन पे एनडीपीएस ये एक्ट लगाया जाता है और उनको 2 साल के लिए अंदर किया जाता है। इसमें रिफॉर्मेशन ये हमें करने की जरूरत है गवर्नमेंट लेवल पे, या होम मिनिस्ट्री को ये करने की जरूरत ये है कि जो भी बंदा चाहे एक ही मरतबा पकड़ा जाए उसको एक्ट के तहत 2 साल के लिए कम से कम अंदर। बड़ा पॉइंट आपने उठाया, रिफॉर्मेशन ये शायद रिफॉर्मेशन हो सकती है, तो हो सकता है कि इसका कुछ करने वाली बात है। मुदस्सिर के पास जाऊंगा। मुदस्सिर, जरा इस पे तारिक आपने बड़ा पॉइंट उठाया कि जिससे पकड़ी उसको अंदर कर दो। मुदस्सिर, आपकी कुछ राय है? क्योंकि मैं भी इस पे अपना ओपिनियन देना चाहूंगा, पहले आपकी राय जानना चाहूंगा। देखिए, हम अगर कौमी शहरा की बात करेंगे, रेलवे स्टेशन बानिहाल या नवयुगा टनल बानिहाल जो काजीगुंड टनल है, वहां से पूरी पुलिस फोर्स जो है वो इस ताक में रहती है कि कहीं कोई जो स्मगलर है वो आगे पीछे ना दिखे। सैकड़ों की तादाद में वो पकड़े भी गए, सैकड़ों की तादाद में जेल भी गए, सैकड़ों की तादाद में एफआईआर भी कटी उनके खिलाफ। लेकिन जहां बड़ा सवाल ये है कि ये कामयाब क्यों नहीं है? जमीनी सतह पर अगरचे इतने प्रोग्राम्स किए जाते हैं, जानकारियां दी जाती हैं, तो कामयाबी क्यों नहीं मिल रही है? कामयाबी इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि इसको जमीनी सतह पर अमलाया नहीं जा रहा है। ये हवा में, देखिए, प्रोग्राम अगर कहीं पे हो गया तो हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग आज हैं, पढ़ा लिखा तबका है, वो दिल से इस प्रोग्राम को नहीं ले रहा है। आप हमारे स्कूलों को लीजिए, हर बार आपने भी ये प्रोग्राम किया वॉइस टीवी के जरिए कि जो स्कूल है उसके 100 मीटर के दायरे में कहीं सिगरेट नहीं बिकनी चाहिए, लेकिन हमारे स्कूलों के कैंटीन्स में अंदर सिगरेट बिकती है। वहां से ये सारी शुरुआत हो जाती है। हमारा 8वीं जमात का बच्चा जो है, जिसको ये पता नहीं होती थी स्कूल का रास्ता कैसे है, लेकिन वो आज सिगरेट पी रहा है और बड़े बड़े सिगरेट पीता है। माँ बाप की इसमें बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। माँ बाप को चाहिए कि इस पर अपने बच्चे की वो पूछताछ करे, लेकिन जहां हम इंतजामिया पुलिस की खास तौर पे बात करेंगे, वो अपने काम किए हुए, इस पे कानून लाने की जरूरत है। देखिए, जहां हम कह रहे हैं कि यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट की बात हम करते हैं, उसमें जो शख्स उन एक्टिविटीज में मुलविस पाया जाता है, एंटी नेशनल एलिमेंट है, उसको बाज़ाब्ता तौर पे पीएसए लगती है। क्या ऐसा कोई एनडीपीएस में कोई कानून लाया जाना चाहिए कि जो आपको एक बार अगर आप उसको माफ करते हैं बेल हो जाती है, दूसरी बार उसको बेल हो जाती है, तो तीसरी बार कम से कम उसके खिलाफ ऐसा एक कानून आप लाइए कि जो वो कम से कम 2-3 साल के लिए जेल चला जाएगा, उसके बाद कम से कम वहां तो उसको वो सीख मिलेगी। हमने बहुत सारे केसेस देखे जिनमें पीएसए लगे, लेकिन फ्रूटफुल हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि कारोबार जो है वो उसी तरह पर देखने को मिला। दूसरी बात मैं आपको यहां पर सनम जी सर ये कहूंगा कि जो नौजवान तबका है डिप्रेशन का शिकार है। कोई माँ बाप ये नहीं चाहेगा, कोई माँ बाप खुश नहीं है कि उसका बेटा जो है वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो। कोई ड्रग जो पेडलर है या जो ड्रग जो ले रहा है
وہ یہ خوشی نہیں اظہار کرے گا، ظاہر کرے گا کہ کوئی میں اور ڈرگ لے رہا ہوں تو میں اس سے ٹھیک ہوں. اس میں جو ہے گورنمنٹ کو بھی ایسے سٹیپس اٹھانے چاہیے، اٹھانے پڑیں گے. وقت کم ہے ندیم، بہت وقت کم ہے، 2-3-4 منٹ بچے ہیں. طارق رحیم، یور لاسٹ کمنٹ. ہم اپنے معاشرے کو اس کے لیے ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. میں مانتا ہوں میرا معاشرہ ذمہ دار ہے، اس میں میرا پولیس والا ہے، میرا ایڈمنسٹریٹر ہے، ڈی سی ہے، ایس پی ہے، میں ہوں. وی آر آل ریسپانسبل. لیکن کچھ قانون میں سختی کے ساتھ ساتھ زمینی سطح پہ میری رائے ہے کہ اگر آپ کے محلے میں اچانک کوئی کروڑ پتی بن جاتا ہے، وہ منشیات فروش ہے. وہ ایسے نہیں کیونکہ چھت پر پھاڑ کے اوپر والا کسی کو نہیں دینے والا ہے، ورنہ جتنی دعائیں میں نے مانگی ہوتی میرے تو یہاں پہ خزانے ہونے چاہیے تھے. دعاؤں سے کچھ نہیں ملتا ہے، ملتا اپنی محنت سے. اور یہ اچانک جو ہے کروڑ پتی جو بن جاتا ہے، اس کے پیچھے کی کہانی ہے. تو ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی، میرا کہنا ہے کہ یہ منشیات فروش ہیں، ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریے گا. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ ایسے جیسے میں نے ایٹ آؤٹ سیٹ آف دا پروگرام آئی ڈڈ ٹیل کہ یہ جو ہماری یہ کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے. اگر ہم کسی ویکتی کو ایسا دیکھتے ہیں کہ یہ ملوث ہے یا ڈرگ پیڈلنگ میں ملوث ہے، تو ہماری یہ جو ہماری جو ذمہ داری پولیس کو مطلع کرنا ہے کہ یہ بندہ جو ہے. لیکن اس میں ہم تو وہ ہے. دوسرا یہ کہ جیسے میں ریکیپچولیٹ کرنا یہ چاہوں گا کہ جو بھی بندہ اس میں ملوث پایا جاتا ہے، اس کو جیسے انہوں نے کہا کہ یو اے پی کے تحت جو بھی بندہ پہلی مرتبہ انلافل ایکٹیویٹیز میں پایا جاتا ہے تو اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جاتی ہے. اور وہ چلیے لاسٹ کمنٹ ندیم کا لوں گا. لاسٹ کمنٹ ندیم آپ کا. جو ڈرگس میں ملوث پایا جاتا ہے، جو ڈرگ پیڈلنگ میں ملوث پایا جاتا ہے، بھلے ہی وہ پہلی مرتبہ پایا جائے، اس کو سخت سے سخت کارروائی، سخت سے سخت سزا پیڈلر کو ہونی چاہیے. وہ پینے والے کو کم سزا ہونی چاہیے، پیڈلر کو سخت سزا. ندیم لاسٹ پہ آپ کا کمنٹ. سوپور سے لے کے اس بارہمولہ تک جہاں بڑا اس کا وہ ہے طوفان ہے، جہاں وہاں پہ مجھے کچھ بچیوں نے بتایا ہے کہ ان کے کلاس فیلوز بھی اس میں مبتلا ہیں. کیا واقعی میں سوپور کے زندہ دلان سوپور جوان مردی دکھائیں گے، کھل کے نکل کے بتائیں گے پولیس کو، ایڈمنسٹریشن کو، یہ ہمارے علاقے کا یہ پیڈلر، اس کے پاس یہ دیکھ لو کہاں سے پیسہ آ گیا اچانک. اگر یہ نوکری 1000 روپے ہی کرتا ہے تو کروڑ روپے کہاں سے اس کے پاس آ گئے. میں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ جس طرح سے سوپور کے لوگ جو ہے اب سامنے آ رہے ہیں، یا اگر ہم سوپور کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیگر علاقوں کی بات کریں تو اب لوگ کھل کر سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ پولیس کی جانب سے بھی جو ہے ہیلپ لائن نمبرز دیے گئے ہیں. 112 پہ آپ کسی بھی ٹائم جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں. جہاں پر بھی آپ کو لگے کہ ڈرگ ڈیلنگ ہو رہی ہے، جہاں پر بھی آپ کو لگے کہ یہاں پر لڑکوں کو جو ہے ڈرگس بیچے جا رہے ہیں، تو آپ بے جھجک پولیس کو انفارم کر سکتے ہیں اور پولیس باقاعدہ اپنا کام کرے گی جس حساب سے ابھی بھی کر رہی ہے. اگر ہم سوپور کی بات کریں تو اس سال کی اگر بات کریں 20 موسٹ وانٹڈ جو ڈرگ پیڈلرز ہیں ان کو پٹ NDPS ایکٹ کے تحت بک کیا گیا ہے. ان کو سینٹرل جیل یعنی کوٹ بلوار جیل بھی بھیجا جا چکا ہے. اور اگر ہم آج کی بات کریں تو آج SSP سوپور DYD کا یہ بھی کہنا ہے کہ 20 لوگوں کا جو جن کو ہم نے کوٹ بلوار جیل بھیجا ہے ان کے خلاف کورٹ میں ابھی کیس چل رہا ہے، اور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں جو ہے ان کی پراپرٹیز بھی جو ہے وہ بھی اٹیچ کی جائے گی. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. پراپرٹیز اٹیچ، سخت قوانین کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. جو بھی منشیات فروش ہے ان کو جو ہے سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا جائے. بہت شکریہ آپ تینوں کا. مدثر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، ندیم آپ کا بھی شکریہ، اور طارق رحیم آپ کا بھی شکریہ. ہمارے معاشرے کا سب سے خطرناک ایشو یہ ہے، تاریخ نہیں کہوں گا میں، اس سے خطرناک کہوں گا، کیونکہ اس منشیات میں 2 گروپس ہیں. ایک گروپ ہے جو پیڈلرز ہیں، جو اس کا دندہ کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، جو اس سے پیسہ کماتے ہیں، اور دوسرے ہیں جو بچے جن کو عادی بنایا جاتا ہے، اور وہ ایک نیٹ ورک کے ذریعے ان کو عادی بنایا جاتا ہے. تو اس بچے کا اتنا قصور نہیں ہے کیونکہ وہ عادی بن گیا ہے، اس کو نشے کی طلب ہے، وہ اپنی جان مان کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ اپنے گھر کو لوٹ سکتا ہے. اس کو اگر یہ پیڈلر بتائے گا یہ کرو وہ کرو، تو آپ کے بچے کی زندگی 2 چیزوں سے خطرے میں ہے. اگر وہ پیڈلر اس منشیات میں پھنس گیا، اس کو عادی بنا دیا، تو پھر یہ جو پیڈلر ہوتے ہیں جو بڑے نیٹ ورک چلاتے ہیں، یہی لوگ اس کو بتاتے ہیں کہ لے بھائی یہ ہماری یہ پوڑیا ہے، یہ جا کے فلانے آدمی تک پہنچاؤ، تبھی آپ کو یہ ہم اور منشیات پینے کے لیے دیں گے. تو وہ منشیات کا عادی ہے، اس کا ہوش نہیں ہے، تو اس لیے وہ اتنا جرم اس میں نہیں ہے. اس کی غلطی ہے، اس کی بدقسمتی، اس کے والدین کی بدقسمتی. لیکن سب سے بڑا جرم جو ہے، جرائم جو یہاں پہ سب سے بڑا خطرناک مجرم ہے، وہ ہے یہ ڈرگ پیڈلر. اور یہ ڈرگ پیڈلر وہ ہے جو اس سے پیسے کمانے کے لیے استعمال کرتا ہے. یہ منشیات میں ہیروئن، براؤن شوگر اس طرف بارڈر کے اس طرف سے لاتا ہے. افغانستان کی ان کے کنیکشنز ہوتے ہیں کیونکہ زیادہ تر یہ افیم وغیرہ افغانستان سے ہی آتی ہے، تو یہ وہاں تک کے ان کے کنیکشن ہوتے ہیں. ایک یہ ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے
जो लोग मंशियात लाते हैं वो हथियार भी लाएंगे। और दूसरा, ये यहाँ पे आपके बच्चों को जब ये मंशियात देते हैं तो आपका बच्चा जो है वो ज़िंदगी की जंग हार जाता है। और इससे लोग जो हैं इनके पास माल मुफ्त आ जाता है, वहाँ से लाखों मिलाते हैं, यहाँ करोड़ों में बेचते हैं, तो आला फसर इनके पास बहुत पैसा आ जाता है। जिस तरह मैंने अभी एक अपने इलाके के शख्स की निशानदेही की, जिस आदमी को 2014 में वो इखवानी था, वो बाकी चीज़ों में था, वो छुटपुट वो चोरी की वारदातें करता था, आज उसका श्रीनगर में भी फ्लैट है, मकान है। आज उसका 6 साल में श्रीनगर के हाई प्रोफाइल एरिया सनत नगर के पास वाला इलाके में भी उसके पास मकान है। उसका आज दिल्ली में भी मकान है, उसका जम्मू में भी मकान है, बेंगलोर में भी उसका फ्लैट है, और आज वो इंतज़ामिया का सबसे चहेता है इलाके का। तो ये मंशियात फरोश है। उसके बारे में उसको पकड़ा गया, और पिछले साल ही या यूं कहीं इस साल ही 2024 में ही उसको उसकी फैमिली को जब एक उसके घर से पकड़ा गया ना, तो तब पुलिस के से माफ़ कीजिएगा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर उसने अपने भाई के नाम वो चढ़ा दिया। भाई जेल गया, खुद वो आराम कर रहा है क्योंकि वो रिसेंटली जेल से आया हुआ था। उसका भाई भी आज जेल में, लेकिन आज भी वहाँ पे ये हो रहा है। आज भी खबरें कि वो बेच रहा है, आज भी खबरें वो सप्लाई कर रहा है। जिसके पास 16 फ़ोन हूँ, 16 फ़ोन नंबर्स हूँ, वो ज़रूर करता होगा। इसी तरह मैंने निशानदेही की, मेरी इंतज़ामी की जिम्मेदारी है। मुझसे पूछ सकते हैं ये ऐसा है, मैं बता सकता हूँ, मैं दिखा सकता हूँ। और अगर आपके इलाके में ऐसे अफराद की निशानदेही करे, चाहे पुलिस चाहे एडमिनिस्ट्रेशन पे कार्रवाई करती है ना करती है, लेकिन हमारा काम है बता देना, जगह देना। हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, आप भी अपने इलाके की जिम्मेदारी निभाइएगा, क्योंकि आपके ये जो मंशियात फरोश हैं आपके घरों तक पहुँच चुके हैं। आपके आसपास आपके भांजे भतीजे चचेरे पुफेरे ये सब कहीं न कहीं इसमें आप मुलव्वस हो रहे हैं। तो जब आपका भांजा मुलव्वस है, आपका भतीजा मुलव्वस है, कल आपका बेटा भी हो सकता है। ये बहुत ही अफसोसनाक मामला हमारे मुआशरे का, और इसमें हमारी सोसाइटी की कलेक्टिव जिम्मेदारी है। ये मुशायरे या ऐसी चीज़ें करने से कुछ नहीं होगा। खड़ा होना है, दिखा देना है, बता देना कि ये है मंशियात फरोश, ले जाओ अंदर कर दो, तभी हम इससे मुकाबला कर सकते हैं, इससे ख़त्म कर सकते हैं। फिलहाल आज का मुद्दा इतना ही। रिजवान सुल्तान तैयार बैठे उर्दू खबरनामा लेकर। RSS का बयान भी बड़ा आया है, और उसके साथ साथ आज मीरवाइज को जुम्मे की नमाज की इजाज़त बताया जाता है नहीं दी गई, और भी कुछ खबरें हैं, रिजवान बताएगा आपको। मुझे दीजिए इजाज़त, रात 9 बजे दिन भर लेके फिर होंगे इंशाल्लाह हाजिर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।